नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। इतना बड़ा होता जा रहा है कि अब लोग इसकी तुलना देश के दूसरे बड़े आंदोलनों से करने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आंदोलन अन्ना के आंदोलन से बड़ा है, ज्यादा व्यापक है। कुछ लोगों का कहना है कि आंदोलन उसी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने नुकसान पहुंचाया था। कुछ लोग यह कहना है कि दरअसल इतनी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। इस आंदोलन का जो स्तर है वो ना तो उतना बड़ा है और ना ही ये उतने बड़े भूभाग को या उतने बड़े समाज को प्रभावित कर रहा है। लेकिन एक सवाल है, सवाल यह कि आखिर ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे हो गया। दूसरा, इस आंदोलन का एक समाजशास्त्रीय अर्थ क्या निकलता है। तीसरा, क्या यह आंदोलन वाकई देश के सत्ताधारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। चौथा, क्या कारण है कि पहले शाहीन बाग का एक आंदोलन खड़ा होता है, महीनों चलता है और उसके बाद फिर किसान नाराज हो जाते हैं। पांचवा, क्या वाकई में एक असंतोष जमीन के नीचे धीरे धीरे पनपता जा रहा है जिसके बारे में फिलहाल मोदी सरकार को अभी चिंता नहीं है या शायद वो अपनी चिंता को जताना नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण है कि क्यों इतना बड़ा आंदोलन अचानक खड़ा हो। इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ होंगे प्रोफेसर अपूर्वानंद, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस कोशिश में हमें आपके मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहायता करें। न केवल सत्य हिंदी के लिए बल्कि पत्रकारिता के लिए आपकी बड़ी मदद होगी। इसके अलावा आपके लिए एक और सूचना है कि सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी अब आ गया है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक आपको एक वो मिलेगा, लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे और आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी सत्य हिंदी से अंदर। और अब बातचीत को हम शुरू करेंगे। जैसा मैंने सवाल खड़े किए थे, प्रोफेसर अपूर्वानंद इस वक्त हमारे साथ हैं। आंदोलनों से इनका एक लंबा सरोकार रहा है और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ देश के जाने माने बुद्धिजीवी भी हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपूर्वानंद जी, पहला सवाल तो यह है कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं। क्या इसको वाकई में जन आंदोलन कह सकते हैं? क्या इसको दूसरे आंदोलनों से अलग इसकी पृष्ठभूमि को देख सकते हैं? ये सवाल बिल्कुल ठीक है कि क्या इस आंदोलन को जन आंदोलन कह सकते हैं या इसे सिर्फ किसी एक तबके का आंदोलन कहें। हालांकि जो तबका है वह भी जन ही है, जनता का ही हिस्सा है। लेकिन हम किसी भी आंदोलन को जन आंदोलन तब कहते हैं जब उम्मीद यह की जाती है कि उसमें समाज के अलग अलग तबकों के लोग शामिल हो रहे हैं। वह सिर्फ एक तबके का आंदोलन ना हो। इस तरह वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से भिन्न होता है। यानी सिर्फ अगर बैंक कर्मचारियों का आंदोलन हो या शिक्षकों का हो या किसानों का ही हो, तो वह जनता के एक हिस्से का तो है, लेकिन वह पूरी तरह से जन आंदोलन बने इसके लिए दूसरे तबकों का शामिल होना आवश्यक है। अगर इस परिभाषा को ले लें या इस शर्त को ले लें तो ऐसा लगता है कि यह आंदोलन अब जन आंदोलन बढ़ने की तरफ है। यानी जन आंदोलन में यह तब्दील हो रहा है। अब यह सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है और यह सिर्फ इन तीन खेती किसानी और कृषि उत्पादों की बिक्री से जुड़े हुए कानूनों को खत्म करने का आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि ये कुछ बड़े राजनीतिक प्रश्न उठा रहा है। जब बड़े राजनीतिक प्रश्न उठने लगे जो एक सीमित तबके के हितों से बाहर हो, तब यह कह सकते हैं कि जन आंदोलन है और उस कसौटी पर यह खरा उतरता है तो यह एक जन आंदोलन तो है। जी, आपने कहा जन आंदोलन तो है। आपको क्या लगता है कि ये अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? और ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल्ली के आसपास एक हजारों लोगों का एक नया शहर बस गया है और बहुत ही अनुशासित तरीके से है। अमूमन देखा जाता है कि किसानों के आंदोलनों के बारे में एक बात कही जाती है और खासतौर पर जो भारत का इतिहास रहा है, जिसमें टिकैत का आंदोलन, दूसरे आंदोलन, उसमें इस तरीके का अनुशासन देखने को नहीं मिलता है। ये एक बहुत ही अनुशासित है, एक तरीके से अहिंसक आंदोलन है और ऐसा लगता है जैसे कि जिद पर अड़े हुए लोग हैं। जी हाँ,
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यह एक बहुत विशाल विराट रूप लेता हुआ और बहुत ही अनुशासित अहिंसक आंदोलन है। और ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें लोगों को आंदोलन में खुद अपना अर्थ मिल रहा है। यानी इस आंदोलन में शामिल होकर लोगों को ऐसा लग रहा है वे कृतार्थ हो रहे हैं। उन्हें कोई हाय हाय नहीं है, वे ये नहीं कह रहे हैं कि हम कितना कष्ट उठा रहे हैं, बल्कि उन्हें एक तरह का आनंद आ रहा है। और यह एक बहुत बड़ी शर्त है जिसमें किसी आंदोलन में शामिल होने के बाद आपको ऐसा लगने लगे कि उससे आपकी शख्सियत को कुछ और मिल गया। जैसे भारत की आज़ादी के आंदोलन में, दूसरे आंदोलनों में लोगों को लगा था कि वे जितने थे उससे बड़े हो गए। तो ये इस आंदोलन में जाने पर, सिंघू सीमा पर आप जाएं या टीकरी पर जाएं या शाहजहांपुर जाएं, मैं 2 जगहों पे गया हूँ और वहां जाकर लोगों से बातचीत करके और सिर्फ देख कर ही मुझे यह एहसास हुआ है। अनुशासित होने की जहां तक बात है, तो यह कुछ कुछ इस आंदोलन ने सीखा है शाहीन बाग से, कि शाहीन बाग जिस तरह शुरू हुआ और पूरे भारत में फैल गया और तकरीबन 2 महीने तक, 2.5 महीने तक वह चलता रहा, बिल्कुल अनुशासित तरीके से, अहिंसक तरीके से। और उस आंदोलन में ने जो तरीके अपनाए थे, यानी पुस्तकालय, उस आंदोलन के भीतर दूसरी गतिविधियां हो रही हैं, पढ़ने लिखने की, बहस मुबाहसे की, जो सिर्फ उस कानून से जुड़ी हुई नहीं है, जैसे CAA से जुड़ी हुई सिर्फ नहीं है। तो आपको सिंघू और टिकरी पर लोग भगत सिंह की किताबें पढ़ते हुए मिलेंगे, अंबेडकर साहब की किताबें पढ़ते हुए मिलेंगे, जन आंदोलन से जुड़ी हुई दूसरी चीजें पढ़ते हुए, उपन्यास पढ़ते हुए मिलेंगे। तो यह सब कुछ मैं ऐसा मानता हूं कि ठीक 1 साल पहले जो शाहीन बाग आंदोलन आरंभ हुआ था, उससे बहुत कुछ सीखा है इन्होंने। और डेरा डालना, टिकना और आंदोलन को एक मोहल्ले में बदल देना, यह शाहीन बाग मॉडल ही है जो इसमें अपनाया जा रहा है, जिसमें लंगर चल रहा है, बाकी लोग आ रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, मेडिकल कैंप लग रहा है। ये सब कुछ हमने 1 साल पहले देखा। बिल्कुल। तो ये वहां से आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि किसानों के स्वभाव में भी जो एक ठहराव होता है, जमीन से जुड़ाव के चलते, वे इतने उतार चढ़ाव देखते हैं, मौसम का इतना फेर बदल देखते हैं, सब कुछ झेलते हैं, तो उसकी वजह से जो जीवट होता है उनमें, वह जीवट इस आंदोलन की जान है। कि उनको पता है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, फेर बदल होगा, लेकिन हमें टिके रहना। तो जमीन में जो जड़ें फेंकने वाली बात है, वह इस आंदोलन की ताकत है। प्रोफेसर साहब, ये सवाल जो है, क्या ये इसे किसान आंदोलन कहना उचित होगा या ये कहना उचित होगा कि दरअसल ये सिखों का एक आंदोलन है? क्योंकि अगर आप जाएं देखें तो वहां सिख ही दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ से, और इसलिए कहा जा रहा है कि दरअसल पंजाब के जो अमीर किसान हैं, और वो जो समृद्ध किसान है, जो संपन्न किसान है, जिन्होंने जिनकी लंबी लंबी ट्रैक्टर्स लेके जो चलते हैं, उन लोगों का आंदोलन है। इसमें गरीब किसानों की भागीदारी नहीं है, इसलिए इसको किसानों का आंदोलन कहना उचित नहीं होगा, और इसको एक तरीके से अगर कहें तो सिखों का और एक खास तबके का आंदोलन कहा जाता है। भारत की ये बहुत बड़ी खासियत है कि अगर किसी आंदोलन में बहुसंख्या में हिंदू शामिल हो, तो उसे हिंदू आंदोलन नहीं कहा जाता। जैसे आपने 10 वर्ष पहले के आंदोलन की बात की, जिसे अन्न आंदोलन कहते हैं, मैं उसे हमेशा अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रवर्तित आंदोलन कहना चाहूंगा। लेकिन जो भी हो, उस आंदोलन में बहुसंख्या हिंदुओं की थी, लेकिन उसे हिंदू आंदोलन नहीं कहा गया। तो यह एक बहुत अजीब सी बात है कि भारतीय नागरिकों का कोई तबका जिसकी एक धार्मिक पहचान है, अगर वो ज्यादा दिखलाई पड़ता है, तो आप उसे भारतीयों का आंदोलन नहीं कहेंगे, किसानों का नहीं कहेंगे, बल्कि उस पहचान से संबोधित करना चाहेंगे, क्योंकि वो अल्पसंख्यक पहचान है, तो आप उसको अलग कर देते हैं। वो सामान्य नहीं है। सामान्य भारतीय तो हिंदू है, लेकिन जैसे ही सिख बड़ी संख्या में दिखाई पड़ा, हम उसे कहते हैं ये सिख है, ये भारतीय नहीं। तो ये हमारी खुद देखने के तरीके में कमी है। लेकिन यह बात सही है कि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ है, और उसकी एक वजह यह है कि पंजाब में वहाँ के जो किसान संगठन हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की। तकरीबन 4 महीने की मेहनत इसमें है। जगह जगह मीटिंगें करना, सभाएं करना, कानून को लेकर लोगों को प्रशिक्षित करना, उनसे बातचीत करना। और तो पंजाब में ये 4 महीने से चल रहा है। हरियाणा में भी मीटिंगें चल रही, देश के दूसरे हिस्सों में भी चल रही थी। लेकिन जैसा लोगों ने बतलाया ही है कि यह जो
एमएसपी है, एमएसपी के फायदे पंजाब के किसानों को ज्यादा मिलेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने मंडी व्यवस्था को ध्वस्त ही कर दिया कुछ समय पहले जी। और उसके चलते बिहार के किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह बात क्या हो रही है, किस चीज की हो रही है। और बिहार में किसान संगठन उतने मजबूत नहीं है और उतनी लगन से उन्होंने प्रयास भी नहीं किया, यहाँ तक कि बंगाल में भी नहीं किया। लेकिन फिर महाराष्ट्र में है जी। तो महाराष्ट्र में आंदोलन इसके पहले भी 2 साल पहले भी आपको याद होगा, नासिक से 2018 मुंबई तक का मार्च बहुत बड़ा मार्च था। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि किसानों का आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में नहीं है। आखिर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लेने का जो बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, जिसके चलते इस सरकार को पीछे हटना पड़ा, ये भी हम याद रखें कि इस सरकार के बारे में जो कहा जाता है कि यह जब एक बार कदम उठा लेती है तो पीछे नहीं हटती है। इसको एक बार जो पीछे हटने को मजबूर किया वो किसानों ने ही किया था 2 वर्ष पहले। दिल्ली में बड़ा जमावड़ा हुआ था। तो इस आंदोलन का भी प्रसार अब हो रहा है और मैंने सिंघू पर भी देखा, दूसरी जगहों पे भी देखा कि मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, दूसरी जगहों से किसानों के जत्थे आए हैं यहाँ। अब वो सिर्फ दिल्ली की सीमा पर ही आ जाएं तभी माना जाएगा कि वो कर रहे हैं, या आंदोलन के कई स्तर होते हैं और दूसरे राज्यों में हो सकता है आंदोलन अभी पहले के स्तर पर हो और वो आगे बढ़ रहा हो। लेकिन अब इसका संदेश तो पूरे भारत में फैल गया। अब तमिलनाडु को जाकर देखिए, तमिलनाडु में भी यह आंदोलन आपको दिखाई पड़ेगा। जी। अगला तो इसलिए इसको मैं सिर्फ सिखों का नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ रुक कर 1 मिनट ये कहना चाहूंगा कि लेकिन अगर सिखों ने इस आंदोलन को शुरू किया, सिख किसानों ने, तो इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं, बिल्कुल इसमें किसी तरीके का कोई हर्ज नहीं है और शायद सरकार इसीलिए इसको खालिस्तानियों के द्वारा प्रायोजित आंदोलन भी कहने की कोशिश कर रही है और भी कई चीजें इस आंदोलन में चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल है कि कभी कभी ये होता है कि कोई एक चीज ट्रिगर पॉइंट बन जाती है, वो सामने दिखाई पड़ता है, लेकिन दरअसल पीछे से बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो फॉर्म लॉज है जिसके खिलाफ किसान आज लामबंद हुए हैं, पंजाब के अंदर या देश के दूसरे हिस्सों में कुछ दूसरे तरीके का असंतोष था जो इस बहाने निकल के सामने आया है, खासतौर पर पंजाब में, क्योंकि पंजाब की जो पृष्ठभूमि है वो अपने आप में थोड़ी सी भारत के दूसरे हिस्सों से अलग पृष्ठभूमि है। वहां राजनीति और धर्म का एक तरीके से एक मिश्रण भी है, वहां पे पृथकतावाद की बात भी हो चुकी है, वहां पे आतंकवाद की जड़ें भी हैं और वहां पर वो हिस्सा भी है जो अगर अतीत में जाएंगे तो जो सबसे पहले आक्रमणकारी आए वो पंजाब के थ्रू ही आए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ किसानी को लेकर असंतोष है या किसी कोई और लंबा गहरा असंतोष था जो इस बहाने सामने आया है? इत्तेफाक से मैं इस बीच बिपिन चंद्र पाल के लेखों का संग्रह पढ़ रहा था। बिपिन चंद्र पाल, वो जो लाल बाल पाल त्रयी वाले बिपिन चंद्र पाल, और उनके एक लेख था जिसका शीर्षक बहुत दिलचस्प था। वह था नो रिफॉर्म बट रीफॉर्म, री और फॉर्म के बीच में हाइफन। तो ये जो रिफॉर्म कहा जाता है कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं, वो रिफॉर्म नहीं बल्कि चीजों को पूरी तरह से बदल देना। यह बिपिन चंद्र पाल उस समय कह रहे हैं 1905-1906 में। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई एक चीज है जिससे फूट पड़ता है आंदोलन, लेकिन उसकी एक पृष्ठभूमि होती है और पंजाब में उसकी पृष्ठभूमि, पंजाब और अगर सिखों के संदर्भ में कहें तो उसकी पृष्ठभूमि यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब काफी जोरों से ये कहना शुरू किया था, जो चीज वहां दिखलाई पड़ने लगी थी और अकाल तख्त से भी इस बात को कहा गया कि सिख दरअसल कोई अलग धर्म नहीं है, दरअसल यह हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। ये केशधारी हिंदू हैं और इससे काफी नाराजगी सिखों में है कि उनकी अलग पहचान पर हमला किया जा रहा है। तो एक तो अगर आप धार्मिक स्तर पर कहें तो सिख इस बात को महसूस कर रहे थे कि यह चीज उनके साथ की जा रही है और ठीक है कि खालिस्तान आंदोलन वहां खड़ा हुआ, लेकिन यह बात भी सही है कि खालिस्तान आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर शहादतें दी तो वो सिखों ने ही दी, उसका मुकाबला भी सिखों ने ही सबसे ज्यादा किया। तो यह जो एक प्रच्छन्न सांप्रदायिक प्रचार सिख देख रहे थे, उससे उनमें असंतोष था। दूसरे
कि पूरी अर्थव्यवस्था जिस तरह चल रही है भारतवर्ष की, आर्थिक नीति जैसी चल रही है और उसमें लोगों का जीवन एक तरह से चरमरा गया है, वह बात भी इसके पीछे है। अगर इस आंदोलन में आप जाएंगे तो अब वे सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप ये 3 कानून वापस ले लें। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने पूरी अर्थव्यवस्था बना रखी है, जिसमें आप हमारा नियामक, हमारे मालिक कॉर्पोरेट जगत को बना देंगे, ये नहीं चलेगा। तो यह पीछे यह चीज है, एक सोच जो धीरे धीरे लोगों में आ रही है कि क्या यह जीने का तरीका ठीक है, और क्या हम एक तरह से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना आने वाला है जब हम गुलाम हो जाएंगे एक कंपनी के या कुछ कंपनी के। तो यह बात पीछे है। एक ये 2-3 चीजें हैं। और चौथी, जो पिछले कुछ वर्षों से देखा गया कि जनता का कोई भी हिस्सा कुछ बोले, राज्य उस पर बुरी तरह से टूट पड़ता है जी। अपने सारे संसाधन लेकर टूट पड़ता है और मुख्यधारा का मीडिया भी टूट पड़ता है। तो इस चीज से भारत में 70 वर्षों में जनतंत्र की जो एक जनतंत्र का संस्कार बना है, मैं उसको कहूंगा, अगर इस शब्द का इस्तेमाल करें तो उसका अभ्यास है, लोगों को इसकी आदत है कि भाई आप रामलीला मैदान में आके आंदोलन कर सकते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं, यह उनको लगता है यह उनका हक है। अब इसको अगर कोई सरकार रोकने लगे तो विद्रोह पैदा होता है, और यह विद्रोह धीरे धीरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पैदा हो रहा है, जिसमें लोगों को लग रहा है कि यह सरकार उनकी मालिक बनना चाहती है। तो हमने मालिक तो चुना नहीं था अपना, हमने तो एक सरकार चुनी थी, जिस वजह से भी चुनी हो, जिन खुशफहमियों गलत फहमियों की वजह से चुनी हो, लेकिन यह तो सरकार खुद को अब अपना हमारा मालिक बनाना चाहती है। इसको लेकर भी एक विद्रोह भीतर ही भीतर है, भले ही बहुत लोग उसको महसूस न कर दें। जैसे जयप्रकाश के आंदोलन में भी, या जैसे में 2010-11 का जो आंदोलन था, जिसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन कहते हैं, करप्शन ऊपर दिख रहा था लेकिन कुछ गहरे था जिससे लोग बहुत ज्यादा उद्विग्न थे। लोगों को अपने जीवन में एक जड़ता दिखलाई पड़ रही थी और उस जड़ता को तोड़ना चाहते। तो यह कुछ ऐसी ही एक अदृश्य सी चीज पीछे अभी है, जिसको ठीक ठीक व्यक्त नहीं किया जा सकता और परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन वो है। बिल्कुल। एक चीज और देखनी पड़ी, आज तो खैर इंडियन एक्सप्रेस पे खबर भी आई है जिसपे धक्का शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ तो इस बात को भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के सामने झुकेंगे नहीं। तो पंजाब का किसान, पंजाब का जो सिख है, वो दिल्ली के सामने झुकेंगे, इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या निकलता है? क्या दिल्ली और पंजाब अलग है? क्या कोई दिल्ली कोई इन्वेडर है? नहीं, अभी जिस तरह ये सरकार काम कर रही है उसमें यह बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सल्तनत, जो सल्तनत हर सूबे पर कब्जा करना चाहती है, तो यह कुछ ऐसा लगता है कि एक सेना निकल रही है जो सेना कब्जा करना चाहती है। अब वो बंगाल को कब्जा करेगी, अब वो मणिपुर को कब्जा करेगी, अब वो केरल को कब्जा करेगी, अब वो पंजाब को कब्जा करेगी। तो दिखलाई यही पड़ रहा है। और इस वजह से जो आज वंदिता मिश्रा की रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसका हवाला आपने दिया, कि वे कह रहे हैं कि धक्का दे, वो हमें धक्का दे के कर लेना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। और यह जो तरीका है कि आप एक के बाद एक सूबा फतह करें, तो जनतंत्र फतह करने की चीज नहीं है, कब्जा करने की चीज नहीं है। और भारत में एक फेडरलिज्म भी भारत के एक संस्कार में है, एक संघात्मक स्वभाव, और वो रिलैक्स ढंग से चलता रहा। केंद्र में एक पार्टी की सरकार है, लेकिन वह दूसरी सरकारों को काम करने देती रही है। अब ये दिखलाई पड़ रहा है कि केंद्र में जो सरकार है वह दूसरे दलों की सरकारों को काम ही नहीं करने देती, बल्कि उनके प्रति एक बहुत ही क्रूरतापूर्ण रवैया अपनाती है। केरल में बाढ़ आई, उस बाढ़ में केरल की मदद करने की जगह बाकायदा प्रचार किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि केरल के लोगों की मदद ना करो क्योंकि वहां मुसलमान और ईसाई हैं, तो उनको मरने दो। तो यह चीज अब धीरे धीरे राज्यों में दिखलाई पड़ रही है कि आप इस संघात्मक स्वभाव पर हमला कर रहे हैं और आप जैसे भारत पर झंडा गाड़ने निकले, और यह चीज बर्दाश्त नहीं की जाती। ये जो बात आपने कही है, ये जो बार बार इस आंदोलन को खालिस्तानी कहने की कोशिश की जा रही है,
और ये आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल इनको पीछे से फंड किया जा रहा है। ये जो खालिस्तानी बताने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये आग से खेलने वाली बात है? जी, आग से खेलने वाली बात है जो खालिस्तानी बताने की कोशिश की जा रही है। और ये एक टेंडेंसी हो गई कि अगर शाहीन बाग में अगर महिलाएं निकलती हैं तो उनको एक तरीके से देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादियों का अड्डा, गोली मारो जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है कि ये तो बलात्कार करेंगे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है। देश के गृह मंत्री महोदय दिल्ली चुनाव के दौरान कहते हैं इतना जोर का ईवीएम का बटन दबाइए कि वो जो है वो शाहीन बाग के लोगों को लगे। या चुनाव इस बार आपको शाहीन बाग को करना है या फिर राष्ट्र को करना है? बिल्कुल वही चीज अब हाँ, इस आंदोलन के साथ जोड़ दी गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बार पांसा उल्टा पड़ा है। हम्म, पिछली बार ये किया गया और जामिया मिलिया इस्लामिया उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हत्या की गई, 22 से ज्यादा मुसलमान मारे गए और एक घृणा प्रचार, दुष्प्रचार किया गया। प्रधानमंत्री ने उस दुष्प्रचार की शुरुआत की। गृह मंत्री उनके बाद आए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो सीएए के खिलाफ हैं उनको उनको कपड़ों से पहचान। ये कोडवर्ड था जिसको सारे लोगों ने समझा कि मुसलमान कर रहे हैं। मैं जैसा कह रहा था कि अगर मुसलमान भी कर रहे हैं तो वह तो भारतीय हैं, जैसे सिख भी कर रहे हैं तो वो भारतीय हैं और आपको उनको सुनना होगा, वो नागरिक हैं यहाँ के। खैर, तो पिछली बार जब ये हुआ और मुसलमान निकले क्योंकि उन्हें चोट पहुंची थी, तो वहां एक आध बार अल्लाह अकबर का नारा लगा या ये नारा लगा, मेरा तेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे पर काफी बुरा माना लोगों ने, हमने, हमारे और आप जैसे लोगों ने भी बहुत बुरा माना और नसीहत दी गई कि देखिए इसको धर्मनिरपेक्ष रखिए, इसमें इस तरह के धार्मिक नारे मत लाइए। लेकिन इस बार बहुत दिलचस्प चीज है कि हमला किया गया खालिस्तानी कह के, लेकिन अगर आप सिंघू जाएंगे तो छोटे छोटे गुरुद्वारे बने हुए हैं वहां, शबद कीर्तन चल रहा है और वाहे गुरु जी फतेह का नारा लग रहा है ना। तो कोई उसमें झिझक नहीं है अपनी धार्मिक पहचान को लेकर। और यह जो हमला किया गया कि खालिस्तानी हैं, तो वहां जो सिख बैठे हुए हैं वे अपनी सिख पहचान को छिपाना नहीं चाह रहे, वे बहुत प्रकट रूप उसको बल्कि सामने रख रहे हैं, है ना। मैं कल एक भाषण सुन रहा था और उस भाषण में उसने कहा कि हम दिल्ली पर आए हैं और अगर दिल्ली की फौज है तो यहाँ भी फौजा हैं। वो जो निहंग सिख होते हैं उनको फौजा कहते हैं, है ना। तो वो वहां पहुंचे हुए अपने घोड़ों के साथ पहुंचे। तो सिख अपनी धार्मिक पहचान को छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, उसको लेकर उनको कोई झिझक नहीं। और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वे घबराए नहीं और उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं 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 ये सेक्युलर है, देखिए इसलिए हम तो यहाँ ना तो सत श्री अकाल बोल रहे हैं, ना खालसा की बात कर रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं। वे कर रहे हैं। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आग से खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी हद तक जा सकती है और वो सिर्फ इसलिए वह यह काम करती है कि वह, मेरे हिसाब से, मेरी समझ से, उसको इस बात का आश्वासन है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो हिमाचल प्रदेश, ये जो प्रदेश हैं जो अपने आप को हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं, इन प्रदेशों में हिंदुओं का कंसोलिडेशन अगर हो जाए तो 250 सीटें हमारे पास आ जाती हैं और उसके बल पर हम बाकी सीटें और हासिल कर लेंगे और हम भारत पे कब्जा करेंगे। तो वे खालिस्तानी खालिस्तानी इसके बाद भी बोलते रहेंगे। देखिए, कल भी बयान दिया गया एक मंत्री के द्वारा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा चला गया। कल भी अभी जब आप ये कह रहे हैं कि हम वार्ता करना चाहते हैं, तो भी कहा गया कि रविशंकर प्रसाद बिहार गए और बिहार जाकर भी उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग इसको चला रहा है। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम खुले मन से वार्ता करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपके मंत्री चारों तरफ घूमकर एक तरह का के हिंसा का प्रचार कर रहे हैं इस आंदोलन के खिलाफ। तो आंदोलन में कहीं इस बात को लेकर कोई पीछे हटने का भाव नहीं है। सिख ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो हम सिख नहीं हैं, हम तो जी भारतीय हैं, हम तो जी किसान हैं सिर्फ, ऐसा वो कुछ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम सिख हैं, हमारी सिख पहचान है और भारत पर सिखों का दावा है, हमारे प्रतिशत कितना भी हो और उसको तुमको कबूल करना पड़ेगा। तो तुम जो दिल्ली की हुकूमत हो, दिल्ली की हुकूमत हम पर हर चीज थोप नहीं सकती। तो इस आंदोलन के आशय बहुत गहरे हैं अगर लोग समझना चाहें तो। यह सिर्फ कृषि कानूनों का नहीं रह गया। शाहीन बाग का जब आंदोलन हो रहा था तो उस वक्त ये देखने में आया कि बड़ी बड़ी संख्या में सिख पंजाब से आए थे
उन्होंने लंगर भी लगाया और अपनी सहानुभूति भी की और एक तरीके से अपना समर्थन भी दिया। जब किसान पंजाब के वहां बैठे हुए हैं तो उस वक्त वहां देखने में आ रहा कि मुस्लिम तबके के बहुत बड़ा तबका भी वहां पे है। आप ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं क्या? और साथ ही साथ ये भी देखने में आ रहा कि शाहीन बाग के मामले में दलित जो नेतृत्व था, उसकी जो मिडिल लेवल के थे या कुछ उनसे दूसरे स्तर के थे, उन्होंने भी जाके अपना अपना समर्थन देने की कोशिश की थी। ये जो दलित और मुस्लिम और सिख या क्या इनके बीच में किसी तरीके की कोई असुरक्षा का भाव पिछले दिनों काफी बढ़ा जिसकी वजह से ये साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ और चीजें जिसको हम लोग शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं? एक तो एक विचारधारात्मक कारण है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। यह सरकार कोई सामान्य किसी एक राजनीतिक दल की सरकार नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा की सरकार है। इस बात को हमें समझना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विचारधारा है, वो उसको भारत पर लागू करना चाहता है और भारत को शक्ल में ढालना चाहता है। उस विचारधारा के अनुसार सिख अलग धर्म नहीं है। उस विचारधारा के अनुसार दलितों को वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मा है। उनकी अपनी एक जगह है, उस जगह में उन्हें रखना चाहिए और समरस समाज बनाना चाहिए। तो उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल इस समरस समाज को बनाने में होगा। तो दलित इस हिंदू राज, मैं उद्धरण चिन्ह में हिंदू राज कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं उसे हिंदू राज भी नहीं मानता हूं। मैं उसे मानता हूं कि यह दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कब्जे का एक राज्य है। हिंदू राज कहना गलत है, क्योंकि हिंदुओं का राज नहीं होगा, हिंदुओं पर राज होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। हिंदू गुलाम होंगे उसके। तो इसकी जो चोट पड़ने वाली है वो दलितों पर पड़ने वाली है। दलितों को ये बात पता है, या कोई आश्चर्य की बात नहीं है, संयोग नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में भारतवर्ष में तथाकथित उच्च जातियों का अहंकार वापस लौटा है। पिछले 5-6 वर्षों में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी और सो कॉल्ड अपर कास्ट असर्शन विजिबल हो गया, दिखलाई पड़ने लगा। जो संकोच पहले था जातिवाद को लेकर, वह संकोच अब छोड़ दिया है उच्च जाति के लोगों ने। अब वो गर्व से, जैसे मैंने एक स्टिकर देखा जिस पे लिखा हुआ था, ब्राह्मण हमें मंत्र पढ़ने पर मजबूर मत करो। तो ये एक बहुत अजीब सा स्टिकर था, लेकिन इस तरह के स्टिकर्स लगा के अब लोग अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो दलितों को पता है कि उनकी क्या स्थिति होने वाली है। 2 वर्ष पहले दलितों ने जो भारत बंद का आह्वान किया था 2 अप्रैल को, आपको याद होगा 2018 में, उसमें कितना भयंकर अत्याचार जुल्म उन पर हुआ। और उसके बाद सैकड़ों दलित नौजवानों पर FIR हुई, गिरफ्तार हुए। तो भीमा कोरेगांव का पूरा प्रसंग दलितों से जुड़ा हुआ। दलितों को इस बात की इजाजत नहीं है कि वे अपना गौरव अपने ढंग से व्यक्त कर सकें, उनको बतलाया जा रहा है। तो उनको उनकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा है। सिख देख रहे हैं कि उनको समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है हिंदू धर्म में, और मुसलमान तो सीधे तौर पर हमले के शिकार हैं। तो ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि इन तीनों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति पैदा हो और तीनों एक दूसरे के करीब आए। एक यह भी बात है कि सिखों में सेवा का भाव है, और ये जो खाना खिलाना है इतनी उदारता के साथ। अभी आपको मालूम होगा कि इंग्लैंड से फ्रांस जाने वाले जो रास्ते हैं बंद कर दिए गए, तो जितने ट्रक लॉरियां हैं वो फंस गई कई किलोमीटर तक। वहां भी सिख लंगर चला रहे हैं उन ट्रक ड्राइवर्स को खाना खिलाने। वो ट्रक ड्राइवर मुसलमान नहीं है, वो ईसाई ही होंगे या अलग अलग देशों के होंगे, लेकिन सिख उनको खाना। तो ये जो खाना खिलाना है ना, इस खाना खिलाने में आनंद आना और किसी पर मेहरबानी न करने का भाव, यह सिखों में ही दिखलाई पड़ता है, यह बाकी जगह नहीं दिखलाई पड़ता है। तो इस भाव से सिख शाहीन बाग भी आए थे। यह भी याद हमें रखना चाहिए कि 1947 में जो हिंसा हुई, उस हिंसा को अगर सिख याद रखते तो मुसलमानों से चोट उनको लगी थी। पंजाब में वो जख्म ज्यादा था, लेकिन सिखों ने ज्यादा उदारता दिखलाई। और उनको मालूम है कि हिंसा का अर्थ क्या होता है, वे हिंसा नहीं चाहते। कश्मीर पर जब भारत सरकार ने जुल्म किया तो सिख सबसे पहले आए कश्मीरी छात्रों की मदद करने के लिए। तो ये सारी बात याद रखनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिख खालिस्तान स्थापित करना चाहते, नहीं, वह एक तरह का मानवीय समाज भी बनाना चाहते हैं
यह बात हो सकता है हम में से ज्यादातर लोगों की समझ में ना आ रही हो, क्योंकि हमें लगता है कि धर्म का अर्थ एक बहुत ही संकीर्ण समाज का निर्माण है। जी जी। जी। अ, अभी जो जो खबर आ रही है कि सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं किसी भी हालत में, और करीब 700 सभाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लान हुई है, 100 कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्लान हुआ है। प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जा रहा है कि 25 तारीख को वो करीब 9 करोड़ किसानों को संबोधित करेंगे और 18,000 करोड़ का एक एडिशनल पीएम किसान फंड के तौर पर उसको रिलीज करेंगे। तो सरकार झुकने के लिए तैयार नजर नहीं आती। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, अच्छा, और उधर किसानों ने ये कहा कि जब प्रधानमंत्री जी मन की बात करेंगे तो हम थाली बजाएंगे, जो प्रतीकात्मक तरीके से उसका विरोध करेंगे। आखिरी सवाल यह है कि पिछले दिनों देखने में आया कि समाज का जो समृद्ध तबका था, जो प्रिविलेज्ड तबका था, उसके अंदर आक्रोश पड़ा है। गुजरात के अंदर जो पटेल कम्युनिटी है उसने एक तरीके से विद्रोह किया, महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा कम्युनिटी है उसने एक तरीके से विद्रोह किया, और किसान आंदोलन के पहले उनका एक लंबा चौड़ा मूवमेंट चला था महाराष्ट्र के अंदर। और अब सिख और जो हरियाणा के जो जाट तबका है, जिसको थोड़ा प्रिविलेज कम्युनिटी हम कह सकते हैं, वो बहुत नाराज दिखाई पड़ता है। ये जो प्रिविलेज कम्युनिटीज की तरफ से जो जो नाराजगी नजर आ रही है, सड़कों पर नजर आ रही है, उसके पीछे आप क्या कारण समझते देखिए, मैं इस तरह से इसको नहीं देखता हूँ कि जैसे मराठा असंतोष भी था, तो वो सिर्फ ये नहीं था कि वो प्रिविलेज थे और खाते पीते लोग थे, बल्कि समाज बदल रहा है और हम सब लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जैसी बदल रही है, उसमें आशंकाएं कई किस्म की। हैं? अगर आप पंजाब जाएंगे तो आपको वो आशंकाएं दिखलाई पड़ेंगी। पंजाब के लोग गहरी असुरक्षा से गुजर रहे हैं। वहाँ के किसान, बाकी तमाम लोग, हरित क्रांति की जो सीमाएं थी वो सीमाएं अब उजागर हो गई। उनको पता है कि वे एक एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन। जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम ये ना अगर आप हरियाणा के किसानों को ले लेंगे, मैं जब दिल्ली के पुराने जाट किसानों से भी मिलता हूँ जिनकी जमीनें बिक गई और जिनके पास बहुत पैसा आया, लेकिन अब जो खुद को कहीं का नहीं मानते, तो यह चीज बिल्कुल उनको देख अब उनकी आंखों में ताक रही कि ये उनके साथ होने वाला है, और इस वजह से यह विद्रोह पंजाब और हरियाणा में फूट पड़ा है। दूसरा, इस बात पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ज्यादा चोट इस बात से लगी है कि ये सरकार हम अपने आप को हमारा माई बाप खुदा मानने लगी, और वो हम नहीं मानने लगे। सरकार आखिर हमारी सेवक, हमने चुना है, ये पब्लिक सर्वेंट हैं और इनको सेवक ही मानना चाहिए। ये हमारी भलाई हमसे ज्यादा जानते हैं, ये गुमान इनके दिल मन से निकाल देना बहुत जरूरी है। तो ठीक है कि सरकार नहीं झुकना चाहती है, ठीक है कि सरकार चालाकी से काम ले रही है। आपने जिन 700 सभाओं की बात की, यह एक प्रकार का हिंसा का प्रचार हो रहा है इस किसान आंदोलन के विरुद्ध, क्योंकि वहाँ कोई कानूनों की अच्छाई नहीं बताई जा रही है। वहाँ बतलाया जा रहा है कि यह आंदोलन खालिस्तानी चला रहे हैं, माओवादी चला रहे हैं, जिहादी चला रहे हैं, देशद्रोही चला रहे हैं। तो पूरे भारत में फिर से एक तरह का वायलेंस भरा जा रहा है इन आंदोलनकारियों के खिलाफ। यह बात भी इन आंदोलनकारियों को मालूम है, इसलिए यह टकराव है, और मुझे लगता है ये जनतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ टकराव है कि जनता ने आंदोलन को, जनतंत्र को जिंदा रखने का रास्ता बनाया। ये बहुत स्वस्थ बात है, बहुत अच्छी बात है, और वो इस डर से पीछे नहीं हट रही है कि सरकार हमारी बात मानेगी कि नहीं मानेगी। ठीक है प्रोफेसर पुरानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लंबी चौड़ी बातचीत के लिए। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।